हेलो एवरीवन। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। ओके, चलिए। तो देखो, हमारा न्यू चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले हम केमिकल काइनेटिक्स का मतलब समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखो, केमिकल काइनेटिक्स में दो टर्म्स हैं। तो एक है केमिकल और दूसरा काइनेटिक्स। ओके, तो यहां पे केमिकल रिलेटेड है केमिकल रिएक्शन से एंड काइनेटिक्स रिलेटेड है स्पीड से। तो अल्टीमेटली केमिकल काइनेटिक्स किससे रिलेटेड हुआ? स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स इज रिलेटेड टू speed of chemical reaction। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, क्लियर। एंड साथ ही साथ केमिकल रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे एंड केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? तो केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं, क्लियर। तो हम केमिकल काइनेटिक्स को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, केमिकल काइनेटिक्स इज द branch of physical chemistry which deals with the speed of chemical reaction, factors affecting speed of chemical reaction and mechanism of chemical reaction। ओके, तो ये हो जाएगी सिंपल सी डेफिनेशन केमिकल काइनेटिक्स की। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में डिस्कशन करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, नोट कर लो। ओके, नोट कर लिए। अब देखो, हमने क्लास 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा एंड उसमें हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमें क्या पता लगता है? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमें ये पता लगता है कि कोई केमिकल रिएक्शन कितने एक्सटेंट में प्रोसीड होगी। मींस किसी केमिकल रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी मिलेगी। मींस प्रोडक्ट की क्वांटिटी रिएक्टेंट के कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगी या फिर कम मिलेगी। ये हम पता लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो कैसे? तो इस तरीके से, अगर किसी केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काफी ज्यादा होता है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि उस रिएक्शन में प्रोडक्ट की क्वांटिटी रिएक्टेंट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होगी जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आएगी, ठीक है। एंड अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू काफी कम हो तो इट मींस रिएक्शन जब प्रोसीड होगी तो जब इक्विलिब्रियम पे आएगी तो इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट की क्वांटिटी काफी कम होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमें रिएक्शन के एक्सटेंट का पता लगता है, क्लियर है यहाँ तक? एंड अगर हमें किसी केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता हो तो हम रिएक्शन क्वेश्चन से, दैट इज कैपिटल Q, रिएक्शन क्वेश्चन से किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की डायरेक्शन बता सकते हैं। मींस कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, अगर वो रिएक्शन रिवर्सिबल है तो, क्लियर है यहाँ तक? तो ये हम पता लगाते हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर से, ठीक है। फिर हमने केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा एंड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हमने गिब्स एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा।
तो गिब्स एनर्जी के कॉन्सेप्ट से हम ये पता लगाते हैं कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली प्रोसीड होगी या फिर नहीं होगी, मींस कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, और वो हम पता कैसे लगाते हैं, विद द हेल्प ऑफ साइन ऑफ डेल्टा जी। तो डेल्टा जी का साइन अगर नेगेटिव होता है, इट रिप्रेजेंट कोई पर्टिकुलर रिएक्शन गिवन कंडीशन में स्पॉन्टेनियस है, मींस वो रिएक्शन उस गिवन कंडीशन में अपने आप प्रोसीड होगी। एंड अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव है तो वो ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन गिवन कंडीशन में स्पॉन्टेनियसली प्रोसीड नहीं होगी, मींस अपने आप प्रोसीड नहीं होगी। ठीक है, तो डेल्टा जी से हम रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी का पता लगाते हैं। क्लियर? बट देखो, हम डेल्टा जी से केवल ये पता लगा सकते हैं कि कोई रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, और अगर होगी तो कितने स्पीड से होगी, मींस उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, उस रिएक्शन में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वांटिटी को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी कितने टाइम में बनेगी, इसका हम पता नहीं लगा सकते विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से या फिर इक्विलिब्रियम चैप्टर की हेल्प से हम ये पता नहीं लगा सकते कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन को होने में कितना टाइम लगेगा, या फिर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी कितने टाइम में बनेगी, ये हम बता नहीं सकते। ठीक है, तो इन सब का पता हम किससे लगाएंगे, विद द हेल्प ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स की हेल्प से हम रिएक्शन की स्पीड को पता लगाते हैं और ये पता लगाते हैं कि कोई रिएक्शन होने में कितना टाइम लगता है, कोई प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी बनने में कितना टाइम लगता है, वगैरह वगैरह। क्लियर है अंदर? अब देखो, डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स द स्पीड एट विच अ रिएक्शन टेक्स प्लेस और रिएक्शन अगर इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स कोई रिएक्शन जिस स्पीड से प्रोसीड होती है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, स्पीड एट विच a reaction takes place is known as rate of reaction. Clear? तो कोई रिएक्शन जिस स्पीड से प्रोसीड होती है तो उसे ही कहा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। इट मीन्स हम सिंपली स्पीड ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स स्पीड ऑफ रिएक्शन। यहां तक क्लियर? चलिए, अब देखो, रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जिस स्पीड से कन्वर्ट होते हैं तो उसे भी हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। क्लियर? तो देखो, एक और डेफिनेशन है रेट ऑफ रिएक्शन की, द स्पीड एट विच reactants are converted into products is known as rate of reaction. ठीक है, तो ये दो सिंपल डेफिनेशन है रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, एंड एक और डेफिनेशन वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले देखो, हम फिजिक्स में किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखो, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मीन्स, इसका क्या मतलब होता है, change in position per unit time। change in position per unit time, तो ये भी क्या है, स्पीड की ही डेफिनेशन होती है। क्लियर? एंड हम स्पीड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, तो देखो, स्पीड इक्वल्स टू चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन
और टाइम इंटरवल। तो ये होता है फॉर्मूला किसका, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड का। ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंजेस आ रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिफाइन करते हैं। क्लियर, कि पर यूनिट टाइम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कितना चेंज आया तो वही उसकी स्पीड कहलाती है। क्लियर है यहां तक? चलिए, एंड रेट का मतलब ही होता है किसी चीज में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अब देखो हम हमारी केमिस्ट्री में रिएक्शन की स्पीड को किस तरीके से इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्शन की स्पीड है वो किस तरीके से डिफाइंड होती है। देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन की जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज, जो भी केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व है उन स्पीसीज के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज की रेट को कहा जाता है स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एंड हम इसको इस लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? चलिए, एंड यहां पे देखो कॉन्सेंट्रेशन के अलग अलग बहुत सारे टर्म्स होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। उसमें से हमें कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म लेना है रिएक्शन की रेट को डिफाइन करने के लिए, तो हमें यहां पे लेना है मोलैरिटी। कौन सा कॉन्सेंट्रेशन हम लेंगे, मोलैरिटी लेंगे। क्लियर है यहां तक? तो हम स्पीड ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को या फिर उसका फॉर्मूला कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। क्लियर? तो ये हो जाएगा फॉर्मूला किसका, स्पीड ऑफ रिएक्शन का। समझ गए? चलिए, इतना नोट करो आप लोग। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू चेंज इन concentration upon time taken और time interval। क्लियर? कि हमारी किसी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं, उन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में जो भी चेंजेस आते हैं पर यूनिट टाइम, तो उसे क्या कहेंगे हम, रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। क्लियर? अब देखो सिंबॉलिक टर्म्स में इसको कैसे लिखेंगे, सिंबॉलिक टर्म्स में तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, डेल्टा, और कॉन्सेंट्रेशन को, अगर कॉन्सेंट्रेशन का टर्म मोलैरिटी के टर्म्स में है तो स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर जिस भी स्पीसीज का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है उसका फॉर्मूला या फिर नाम, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है यहां तक? अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इस बात का ध्यान रखना खासकर, ये आगे चल के काम आएगी। समझ गए? चलिए, अब देखो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन,
या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो हम यूनिट कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला से बनाएंगे। तो फॉर्मूले में देखो ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, तो जो मोलैरिटी का यूनिट होगा वही कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट, तो मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर फिर अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल में टाइम का टर्म आ रहा है, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, तो यहाँ पर मोल पर लीटर सेकंड हो जाएगा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर यहां तक, चलिए नोट कर लो इसको भी, नोट करो इसको। नोट कर लिए, अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूं ROR, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू, अब डेल्टा सी है, डेल्टा सी रिप्रेजेंट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अब जब भी चेंज हम बोलते हैं तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल बोलते हैं, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी मीन्स टाइम इंटरवल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्लियर, इसको नोट करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, उसकी इक्वेशन इस टाइप की है, A2 gives B, A से B बनता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में मान लो ये रिएक्शन हो रही है एक यूनिट वॉल्यूम कंटेनर में, ठीक है, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर है, ठीक है, एंड A के 10 मोल्स प्रेजेंट है इनिशियली कितने मोल्स प्रेजेंट है, 10 मोल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो 10 से वो हो गए 5, 10 से 5 मोल्स, और इसमें टाइम लगा 2 सेकेंड। क्लियर, ये सपोज कर रहे हैं हम कि ए से बी के फॉर्मेशन में ए के इनिशियल जो 10 मोल्स थे, उन 10 मोल्स को 5 मोल्स में कन्वर्ट होने के लिए टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड लगा। क्लियर, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए दैट इज रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट ए के कॉन्सेंट्रेशन जो चेंजेस आए पर यूनिट टाइम दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो वो कितना आएगा। तो देखो, तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना चाहें तो कैसे करेंगे, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, इक्वल्स टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 5 मोल्स पर लीटर, वॉल्यूम 1 लीटर है, तो कितना आएगा 5 आएगा, माइनस फिर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10, तो 5 माइनस 10 अपॉन टाइम इंटरवल 2 सेकेंड, तो ये कितना हुआ, देखो यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना बनेगा -5 अपॉन 2, तो ये कितना आया -2.5। अब देखो साइन क्या आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, और मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो हमें इस पर्टिकुलर टर्म को पॉजिटिव करना हो, इस वैल्यू को पॉजिटिव करना हो तो क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में एक एक्स्ट्रा माइनस साइन यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक माइनस साइन यूज करेंगे। क्लियर, और ये माइनस साइन क्यों यूज किया समझ में आ गया सभी को, क्योंकि हमारी जो रेट आ रही थी वो क्या आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी,
और अब देखो, अभी जो हमने रेट निकाली है, स्पीड निकाली है, वो किसके रिस्पेक्ट में निकाली है? ए के रिस्पेक्ट में निकाली है। और ए क्या है? रिएक्टेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, रिएक्टेंट जब रिएक्ट होगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। अब अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो उसकी फाइनल वैल्यू कम आएगी और इनिशियल वैल्यू ज्यादा होगी। तो कम माइनस ज्यादा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हम उसके फॉर्मूले में एक एक्स्ट्रा माइनस साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, ए रिएक्टेंट है, इस वजह से माइनस एक्स्ट्रा साइन यूज कर रहे हैं, टू डेल्टा सी, एक सेकंड जाओ, माइनस डेल्टा सी ऑफ ए, इट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। क्लियर? ये हो जाएगा फाइनल फॉर्मूला रेट ऑफ रिएक्शन का विद रिस्पेक्ट टू ए, और ए हमारा रिएक्टेंट है। क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखो, अब बताओ, जब ए के 10 मोल से 5 मोल में कन्वर्ट होने के लिए टाइम निकाला था 2 सेकंड का, मींस 2 सेकंड में ए के 10 मोल से 5 मोल में कन्वर्ट हो गया। तो बताओ बी के कितने मोल बनेंगे? तो इसमें क्या देखोगे आप लोग? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखोगे। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो, दोनों का सेम है, मींस इसके जितने मोल डिक्रीज होंगे इसके उतने ही मोल बनेंगे। जैसे इसका 1 मोल डिक्रीज होगा तो इसका 1 मोल बनेगा, इसका 2 मोल डिक्रीज होगा तो इसका 2 मोल बनेगा। तो जितने मोल इसके डिक्रीज होंगे उतने ही मोल इसके बनेंगे। तो 2 सेकंड में ए के कितने मोल डिक्रीज हुए? 5 मोल डिक्रीज हुए। साफ साफ दिख रहा है। तो ऑब्वियस बात है, बी के कितने मोल बनेंगे? 5 मोल बनेंगे। तो इनिशियली इसकी कितनी क्वांटिटी थी? 0 थी, क्योंकि अभी बनना स्टार्ट नहीं हुआ था ये। फिर उसके बाद जब बनना स्टार्ट हुआ तो 2 सेकंड के बाद उसके कितने मोल हो जाएंगे? 5 मोल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज प्रोडक्ट, वो निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। देखो बी का कितना है? 5 माइनस इनिशियल कितना? 0 अपॉन टाइम कितना? 2 सेकेंड, है ना? तो ये कितना आएगा? 2.5 आएगा। ठीक है, और वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं तो उनका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। क्लियर? तो ज्यादा माइनस कम, दैट इज पॉजिटिव। तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट इज ऑलरेडी पॉजिटिव, तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा माइनस साइन यूज करने की जरूरत नहीं है। समझ गए यहां तक? अब यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करो कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट इज माइनस डेल्टा सी ए बाय डेल्टा टी, और रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज डेल्टा सी ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। तो दोनों की वैल्यू को देखो, ये कितना आ रहा है? प्लस 2.5, ओके, एंड ये भी कितना आ रहा है? 2.5। तो अभी बाय डिफॉल्ट ये दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, एंड इस सिचुएशन में इस रिएक्शन में जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो उस सिचुएशन में जो हर एक स्पीसी का मींस रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, उनका जो खुद का रेट है वो दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, तो यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, दोनों के रिस्पेक्ट में सेम है। तो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन की बात कर रहा हूं।
तो रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन with respect to A is equals to rate of reaction with respect to B. ठीक है? एंड हम इसको सिंबॉलिक टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? सिंबॉलिक टर्म्स में तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, इट इज माइनस डेल्टा CA by delta T equals to delta CB upon delta T. ये अभी बना एक एक्सप्रेशन, ठीक है? तो ये जो एक्सप्रेशन है वो कहलाता है रेट एक्सप्रेशन, ठीक है? तो यही टॉपिक अब हम पढ़ेंगे, दैट इज रेट एक्सप्रेशन फॉर अ गिवन रिएक्शन। तो वीडियो को पॉज करके सब नोट कर लेना आप लोग। देखो रेट एक्सप्रेशन फॉर गिवन रिएक्शन, हमें जो रिएक्शन गिवन होगी उस रिएक्शन का हम रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेट एक्सप्रेशन में क्या क्या मेंशन होता है? तो इट represents relation between rate of overall reaction and rate of reaction with respect to individual या फिर each reactants and products of given reaction. क्लियर? जैसे अभी हमने जो बाय डिफॉल्ट एग्जांपल लिया था उसमें क्या था? एक रिएक्टेंट था और एक प्रोडक्ट था, एंड उस रिएक्शन की इक्वेशन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों का 1:1 था, ठीक है? तो इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में जो रेट एक्सप्रेशन बना वो क्या बना? रेट ऑफ रिएक्शन equals to rate of reaction with respect to A equals to rate of reaction with respect to B. Okay, एंड मैंने आप लोगों को ये पूरा एक्सप्लेन करके बताया है एग्जांपल की हेल्प से, ठीक है? चलिए अब देखो, ए हमारा रिएक्टेंट था और रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, मींस रिएक्टेंट धीरे धीरे गायब होता जाता है, ठीक है? मींस रिएक्टेंट में कमी आती जाती है, क्लियर? तो हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को और क्या लिख सकते हैं? तो देखो यहां पर रिएक्टेंट गायब हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, तो रिएक्टेंट की डिसअपीयरेंस की रेट, तो ऐसा हम लिख सकते हैं रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। तो हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कैसे लिखते हैं उसकी रेट को? रेट ऑफ एक सेकंड, तो डिस अपीयरेंस ऑफ ए, ये हो जाएगा रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए का दूसरा स्टेटमेंट, क्लियर? इक्वल्स टू, अब देखो ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट क्या है? बनते हैं, फॉर्म होते हैं, अपीयर होते हैं, दिखते हैं, ठीक है? तो हम उसके लिए क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट के लिए जो प्रोडक्ट के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। और ये सब क्यों बता रहा हूं आप लोगों को? क्योंकि ये सब बुकिश लैंग्वेज में मेंशन रहता है,
ठीक है, और इसी फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? तो रेट ऑफ अपीयरेंस रह सकता है क्वेश्चन में, या फिर फॉर्मेशन ऑफ बी। क्लियर? तो फिलहाल बाय डिफॉल्ट ओवरऑल रिएक्शन की रेट और हर एक स्पीसी की रेट सब क्या है, बराबर है, क्योंकि यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों का क्या है, 1 है। क्लियर? चलिए नोट करो इसको। और ये टॉपिक जो बता रहा हूं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। अब देखो ऐसा कुछ ऐसी इक्वेशन है, a प्लस बी टू गिव्स c, ऐसी इक्वेशन होती है। तो उसमें देखो किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जितने मोल a के रिएक्ट होंगे उतने ही मोल b के भी रिएक्ट होंगे, एंड ऑब्वियस सी बात है उतने ही मोल c के भी फॉर्म होंगे। ठीक है? तो ये जो तीनों स्पीसी है, इन तीनों स्पीसी की जो रेट होगी वो रेट सबकी आपस में बराबर होगी, क्योंकि अभी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तीनों का सेम है। और जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो रेट ऑफ रिएक्शन भी बाय डिफॉल्ट इन हर एक स्पीसी के रेट के बराबर होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, शॉर्ट लिख रहा हूं, ऑफ ए इक्वल्स टू रेट ऑफ disappearance of B equals to rate of formation of C। ये हो जाएगा रेट एक्सप्रेशन इस इक्वेशन के लिए, इस रिएक्शन की इक्वेशन के लिए। क्लियर? एंड हम अगर इसको सिंबॉलिक टर्म्स में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा टी। तो देखो ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए की रेट डिक्रीज हो रही है, या फिर बोल सकते हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए कि ए का कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ कम हो रहा है। ठीक है? इक्वल्स टू माइनस, अब देखो बी भी रिएक्टेंट है तो इस वजह से उसके फॉर्मूले में भी हम माइनस साइन लगाएंगे, तो माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा रेट एक्सप्रेशन इन सिंबॉलिक टर्म्स फॉर दिस इक्वेशन। क्लियर है? अगर चलिए तो इसको नोट करो, फिर और भी डिस्कस करते हैं। ओके, नोट कर लिए? अब देखो नेक्स्ट केस, लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, उसकी इक्वेशन इस टाइप की है, A टू गिव्स 2 टाइम्स ऑफ B। ठीक है? तो ये हम हाइपोथेटिकल रिएक्शन एज्यूम कर रहे हैं एंड इस रिएक्शन को समझते हैं। ओके, तो देखो लेट्स सपोज A के 5 मोल लिए गए। ठीक है? एंड 5 मोल से ये कन्वर्ट हुआ 0 मोल में। टाइम लगा 2 सेकेंड। समझना इस चीज को ना, टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड लगा। क्लियर? तो बताओ बी के साथ क्या होगा? इसी टाइम इंटरवल में बी के साथ क्या होगा? तो स्टोइकियोमेट्री पे फोकस करो। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। इट मींस अगर ए का 1 मोल कम होता है तो बी का 2 मोल बनता है, ए का 2 मोल कम होता है तो बी का 4 मोल बनता है। ये सब हम सीख चुके हैं क्लास 11th में, इक्वेशन को पढ़ना आना चाहिए। ठीक है? तो अब देखो इनिशियली बी के कितने मोल्स हैं? 0 मोल्स हैं। अब जब ए रिएक्ट होना स्टार्ट हुआ, ए कम होना स्टार्ट हुआ तो बी बनना स्टार्ट हुआ। तो जब ए के 5 मोल डिक्रीज हो गए, देखो ना ए कितना हो गया? 5 से 0 हो गया। इट मींस उसके 5 के 5 मोल रिएक्ट हो चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं बी में। तो ये कहां पहुंच जाएगा? बी का कितना मोल हो जाएगा?
10 मोल हो जाएगा। टाइम इतना ही लगा है, 2 सेकंड लगे, 2 सेकंड में ही ए के 5 मोल 0 में कन्वर्ट हुए और 2 सेकंड में ही बी के 0 से 10 मोल बने। समझ गए यहाँ तक? चलिए अब देखते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ए के डिसअपियरेंस की रेट क्या है? तो इक्वल्स टू ए हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, तो माइनस साइन यूज करेंगे, फिर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 0 माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 5 अपॉन, हम वॉल्यूम को 1 लीटर मान के चल रहे हैं ना, कंफ्यूज मत होना इसमें, अपॉन टाइम, टाइम कितना 2 सेकेंड, तो ये कितना आया 2.5। समझ गए यहां तक? चलिए अब निकालते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इक्वल्स टू, अभी प्रोडक्ट है बी तो एक्स्ट्रा माइनस साइन यूज करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है ही नहीं पहली बात तो, है ना। चलिए तो देखो बी का फाइनल कितना 10 माइनस इनिशियल कितना 0 अपॉन टाइम 2 सेकंड ही लगा, कैलकुलेट करते हैं तो कितना है 10/2 दैट इज 5। अब देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कितना आ रहा है 2.5, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी कितना आ रहा है 5, दोनों डिफरेंट है। क्लियर? तो अगर हमें इन दोनों टर्म को इक्वलाइज करना हो, ठीक है, मींस 2.5 को 5 के इक्वल, सॉरी 5 को 2.5 के इक्वल करना हो तो हमें क्या करना होगा? तो देखो हम क्या करेंगे, 5 को 2.5 बनाने के लिए बी के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे 5 को, तो देखो 5/2 ये कितना बन जाएगा 2.5। तो देखो हमने क्या किया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी में 2 का डिवीजन किया जो कि उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट था, जिससे बाय डिफॉल्ट दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। इट मींस वो रिप्रेजेंट करेगी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। तो देखो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल होती है हर एक टर्म्स के रिस्पेक्ट में, बट उसमें हमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स यूज करने होते हैं, तब जाके सारी की सारी वैल्यूज इंडिविजुअल वैल्यूज इक्वल होंगी और वो बाय डिफॉल्ट क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की एक यूनिक वैल्यू होती है रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि कितनी आ रही है 2.5 आ रही है, ठीक है। तो कितनी है 2.5, क्लियर। एंड वो बाय डिफॉल्ट किसके किसके इक्वल है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इक्वल्स टू, अब देखो ना हमने क्या किया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी में उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड किया है, दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी अपॉन 2, ठीक है। अब इसको लिखता हूं ताकि आपको और भी क्लियर होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये सिंबॉलिक टर्म्स है इसका, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू देखो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, देखो उस एक्सप्रेशन को, तो ये है रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। तो इस रेट एक्सप्रेशन में हमने क्या किया है, बी के रेट को उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया है ताकि हर एक वैल्यू यूनिक हो और इक्वल हो, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये सारी वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो रेट एक्सप्रेशन में हम जो इक्वेशन बनाते हैं, जो एक्सप्रेशन लिखते हैं, उस एक्सप्रेशन में सारी की सारी वैल्यूज इक्वल होती है आपस में, क्लियर है यहाँ तक? तो हम अब जनरलाइज करेंगे इस रूल को। अब वो जनरलाइज्ड रूल क्या है, जनरलाइज्ड रेट एक्सप्रेशन क्या है उसको देखते हैं। तो ये तो मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया था, तो देखो फॉर अ
जनरल रिएक्शन ये है जनरल रिएक्शन। ओके, यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी रिएक्टेंट्स है, कैपिटल सी कैपिटल डी प्रोडक्ट है, एंड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी उनके रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो हम इस जनरल रिएक्शन की इक्वेशन का रेट एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे? तो देखो रेट एक्सप्रेशन बनेगा दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू 1 upon a into rate of disappearance of a, इसको फुल फॉर्म में आप लोग लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इक्वल्स टू, अभी देखो मैंने कोई साइन यूज नहीं किया है। क्यों साइन यूज नहीं कर रहा हूं? क्योंकि मैं यहां पे स्टेटमेंट लिख रहा हूं। जब मैं सिंबल लिखूंगा ना तब साइन यूज करूंगा। ठीक है, इक्वल्स टू 1 upon b इंटू, ये देखो b के रिस्पेक्ट में उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आया डिवीजन में, इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ b। ओके, इक्वल्स टू 1 upon c। अब आएंगे प्रोडक्ट साइड में, 1 upon c इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इक्वल्स टू, इस कंटिन्यूटी में है ना, 1 upon d इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D। समझ गए? तो ये हो जाएगी रेट एक्सप्रेशन इस जनरल रिएक्शन की। सिंबॉलिक टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इक्वल्स टू 1 upon a इंटू, अब जब हम सिंबल यूज करेंगे, सिंबल लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, तो उसमें माइनस साइन यूज करना पड़ेगा, माइनस डेल्टा ए, इट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए अपॉन टाइम इंटरवल इक्वल्स टू 1 upon b इंटू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। फिर मैंने साइन यूज किया क्योंकि बी भी रिएक्टेंट है, इक्वल्स टू 1 upon c इंटू डेल्टा c अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू 1 upon b इंटू, वो आप लोग नोट कर लेना, चाह रहा हूं उसको, है ना, डेल्टा b अपॉन डेल्टा t। ओके, ये हो जाएगा रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। एंड इसी फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से। इक्वेशन दे देगा और उस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है रेट एक्सप्रेशन का। क्लियर? तो देखो यहां पे हर एक सिंबल का अपना इंडिविजुअल मीनिंग है। जैसे कि पर्टिकुलर ये टर्म ना 1 by a नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो इसका खुद का एक इंडिविजुअल मीनिंग है, सिमिलरली इसका भी खुद का इंडिविजुअल मीनिंग है ना। वैसे ही हर एक टर्म का अपना खुद का इंडिविजुअल मीनिंग है। तो जो आप लोग से पूछा जाएगा वही निकालना होगा। लेट्स सपोज हमें ये रिएक्शन दी हुई है और इस रिएक्शन में बी के डिसअपीयरेंस की रेट दी हुई है, बी के डिसअपीयरेंस की रेट दी हुई है और सी के फॉर्मेशन की रेट निकाल देंगे। तो ऑब्वियस ही बात है हम क्या यूज करेंगे? ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे, सिर्फ ये वाला पार्ट यूज करेंगे, दैट इज 1 by b, जो भी वहां पे वैल्यू होगी b की वो इक्वेशन में दी होगी, है ना, 1 by b इंटू, अब देखो ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ b दिया हुआ है आप लोगों को, उसकी वैल्यू दी होगी आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर हम वैल्यू फिट करेंगे, जो वैल्यू दी होगी इक्वल्स टू 1 अपॉन c का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखेंगे जो भी होगा, इनटू ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, तो ये है क्वेश्चन मार्क। तो फिर अब इसके बाद मैथमेटिक्स लगाकर आप लोग इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालोगे।
ठीक है। एंड अगर ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पूछता तो हम क्या करते, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू इतना फॉर्मूला यूज करते हैं, इतना पार्ट यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट रेट ऑफ रिएक्शन इसके इक्वल जो है ना, पूरे इस पूरे पार्ट के इक्वल, दैट इज 1 by b इनटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस होता है। समझ गए आप? तो क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं करनी है आप लोगों को, समझ गए? चलिए इसको नोट कर लो, फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और भी क्लियर होगा। क्लियर? चलिए नोट कर लो इसको। अब देखो ये क्वेश्चन है, इससे आप लोग की प्रैक्टिस होगी। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द रिएक्शन N2 plus 3s2 gives 2NH3 the rate of appearance of NH3 was measured as 2.5 into 10 to the power minus 4 capital M per second, that is mole per liter. Capital M represents mole per liter. Then the rate of disappearance of H2 will be, तो देखो हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 वो दिया हुआ है 2.5 into 10 to the power of minus 4। हमें निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? बाय यूजिंग रेट एक्सप्रेशन। अब देखो रेट एक्सप्रेशन में पूरी की पूरी एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, हमें जो जो दिया हुआ है, जो पूछा है, सिर्फ उतना ही इक्वेशन बना दो। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 के लिए हमें इस पार्ट को लेना होगा, और इस पार्ट को हम रेट एक्सप्रेशन में कैसे लिखते हैं? तो 1/2, दैट इज 1 by स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ NH3 इनटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, सॉरी H2 बोल रहा हूं, NH3, यही लिखते हैं, इक्वल्स टू, फिर हमें पूछा क्या है? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के पास जाएंगे, इसके पास गए, हाइड्रोजन के पास गए, फिर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखा 3, तो 1 by हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। क्लियर? अब देखो केयरफुली, हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये देखो, तो 1/2 इंटू वैल्यू पुट करो 2.5 इंटू 10 to the power of minus 4 इक्वल्स टू 1/3 इंटू, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। अब आगे क्या करना है आप लोगों को? इसको सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है? सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 3/2 इंटू 2.5 इंटू 10 to the power of minus 4। अब इसके बाद तो सॉल्व कर सकते हो ना आप लोग, ठीक है? चलिए तो इससे मिल जाएगा आप लोगों का आंसर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? चलिए लिख लो, इसको नोट कर लो। अब देखो ये क्वेश्चन है, इन द गिवन रिएक्शन 2SO2 plus O2 to gives 2SO3 if minus delta O2 by delta T equals to 2.5 into 10 to the power minus 4 capital M per second, then calculate the rate of डिसअपीयरेंस ऑफ SO2। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें माइनस डेल्टा O2 बाय डेल्टा T दिया हुआ है, दैट मींस डिसअपीयरेंस ऑफ, दैट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 के डिसअपीयरेंस की रेट दी हुई है, ठीक है? तो देखो हमें O2 की डिसअपीयरेंस की रेट दी हुई है एंड हमें डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 निकालना है। तो हमें इन दोनों से मतलब है, तो हम सिर्फ इन दोनों के लिए रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखते हैं अपन? तो SO2 के लिए 1/2, इट इज 1 by स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ SO2 इनटू रेट ऑफ disappearance of SO2 इक्वल्स टू 1/1। अब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 है, तो वो लिखने की खास आवश्यकता नहीं है, इनटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2, ऐसे लिखते हैं। अब वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 ना लिखकर उसमें सिंबल दे दिया, दैट इज माइनस डेल्टा O2 बाय डेल्टा T। क्लियर? तो 1/2 इंटू, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो पूछा है देखो क्वेश्चन में, इक्वल्स टू इसकी वैल्यू गिवन है, दैट इज 2.5 इंटू 10 to the power of minus 4
तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, 2 इस तरफ जाएगा तो 2 इंटू 2.5 इंटू 10 टू पावर ऑफ -4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर ऑफ -4। और ये हमारा आंसर हो। क्लियर है आता? चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना।